मेरा नाम हान हाजिन है और फ़िलहाल मैं दुख में डूबा हुआ हूँ क्योंकि मेरे मॉम डैड एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए। मेरे पापा एक बहुत ही बहादुर इंसान थे और ये एक रोड एक्सीडेंट था, इसलिए पुलिस इसको मर्डर का नाम भी नहीं दे सकती थी। तो मजबूरी में उन्होंने उनके केस को बंद करना पड़ा। मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ और उससे जो पैसे मिलते हैं उसको अपनी आंटी को दे देता हूँ क्योंकि मम्मी पापा के जाने के बाद उन्होंने ही मेरा ख्याल रखा था, लेकिन वो मुझसे ज़्यादा खुश नहीं रहती और मुझे बात बात पर सुनाती रहती है और ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मुझे ऐसी ज़िंदगी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसके बाद हमें उस लड़के का स्कूल दिखाया जाता है जहां पर वो पढ़ाई करता है। वहां पर एक लड़का जो कि मस्त हेयर कट करवाए हुए था, वो अपने मन कैरेक्टर को पीट रहा था। वो उसको घुस्से मारता है, लात मारता है और बेइज्जत करता है। वो अपने पूरे के पूरे ग्रुप के साथ वहां पर आया था और लड़की को पीट रहा था और उसको पिता हुआ देख उसके ग्रुप वाले खूब मजा लूट रहे थे और हाजिर भी उनसे मार खाता रहता है क्योंकि वो इस बारे में आवाज नहीं उठा सकता। एक तो वो अनाथ है और उसकी आंटी भी उसकी साइड नहीं लेने वाली, और ऊपर से वो बदमाश बच्चे स्कूल में गुंडागर्दी करने के लिए बदनाम है। इसलिए हाजिन ये बात सोचकर रुक जाता है कि कुछ टाइम में वो स्कूल से निकलने वाला है, तो बिना कोई लफड़ा किए वो यहाँ से निकल जाएगा तो उन बच्चों से छुटकारा मिल जाएगा। तभी वहां पर सुयुन नाम की लड़की आती है जो कि क्लास प्रेसिडेंट भी होती है और वो हाजिम की साइड लेती है और लड़कों से कहती है कि वो हाजिम से दूर हो जाए, उसके साथ मारपीट ना करे। वो लड़की देखने में काफ़ी सीधी सादी है और उसको भी लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है। वो भी इस गंदे स्कूल से निकलना चाहती है और एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन पाना चाहती है। उस लड़की को वहाँ पर देखकर एक मोटा सा लड़का उसकी छाती को लेकर उसका मजाक उड़ाता है और फिर वो मुझको और भी ज़्यादा परेशान करने लगता है ताकि लड़की ये देखकर दुखी हो जाए। लड़की के काफी खाने के बाद वो हाजिन को छोड़ देते हैं और वो मोटा लड़का सुयून को धक्का देकर वहां से हट जाता है। लड़की सुयून हाजिन के पास जाती है और उसको संभालती है। बदमाश बच्चों की गैंग में से एक लड़का उनको एक बिजनेसमैन के बारे में बताता है जो कि एक धंधा चलाता है, और वो किस तरह का धंधा है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वहां से जाते हुए लड़का उनको इशारे में बता देता है कि वो किस तरह का धंधा है। तो हेयर कट वाला लड़का एक बार उस बिजनेसमैन से मिलने का प्लान बनाता है। मुझको गुंडों से बचाने के बाद सुयून क्लासरूम की सफाई कर रही थी तो वो मुझसे फील्ड ट्रिप के बारे में पूछती है और वहाँ चलने को बोलती है। हालांकि मैं उसको मना नहीं कर पाया और जाने के लिए रेडी हो गया। ये सुनकर लड़की काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी और फिर मैं फील्ड ट्रिप के लिए चला गया था क्योंकि ये हमारा आखिरी साल था। वहाँ पर टीचर ने सभी स्टूडेंट को वार्निंग दे दी थी कि आखिरी साल होने की वजह से कोई भी वहाँ पर गड़बड़ ना करे। तभी सुयून भी वहाँ पर आ गई थी और वो मुझसे मिलकर काफी खुश दिखाई दे रही थी। उस मारपीट में लगी चोटों को ठीक करने के लिए सुयून मेरे लिए बैंडेज भी लेकर आई थी और वो प्यार से उनको लगाने लगती है। इतने में ही वहां पर एक चश्मिश लड़की आती है और क्लास प्रेसिडेंट होने के नाते लड़की सुयून को अपने साथ चलने को बोलती है क्योंकि उसको एक मैटर सुलझाना है। लड़की पूछने की भी कोशिश करती है कि आखिर बात क्या है, लेकिन वो चश्मिश लड़की सुयून को कुछ नहीं बताती और सीधा चलने को बोलती है। कोई रास्ता ना होने की वजह से सुयून चश्मिश के साथ चली जाती है और उनको देखकर हाजिन को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वो चश्मिश सुयून को एक सुनसान छत पर ले जाती है जहां पर वही बदमाश बच्चे उससे बदला लेने के लिए खड़े हुए थे, और सुयून को अकेली छोड़कर वो चश्मिश वहां से भाग जाती है। सुयून उनसे पूछने की कोशिश करती है कि आखिर उनका इरादा क्या है और उन्होंने झूठ बोलकर यहाँ पर उसको क्यों बुलाया है। क्या लगता है वो बदमाश उसके सवालों का जवाब देंगे? बिल्कुल भी नहीं। हेयर कट वाला बंदा सुयून को पीछे से आकर पकड़ लेता है और उसको हवा में उठा देता है। जाहिर सी बात है वो उसको मजा चखाने की सोच रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पर नहीं रुकते। वो उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं जिससे सुयून काफी ज्यादा घबरा जाती है। उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे और वो बदमाश खड़े खड़े उसके मजे ले रहे हैं। मैं सुयून के पीछे पीछे गया था क्योंकि मुझे लगा कि ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ होने वाली है और जिस लड़की ने मेरी इतनी मदद की मैं उसको मुसीबत में नहीं देख सकता, इसलिए मुझे उन गुंडों का मुकाबला करना ही होगा। इतना सोचकर हाजिन आगे बढ़ता है और उन गधों को सुयून से दूर रहने को बोलता है।
अपने दूसरे शिकार को खुद वहां पर देखकर वो बदमाश खुश हो जाते हैं और उसको फिर से परेशान करने का ठान लेते हैं। इससे पहले कि वो हाजिन को पकड़ पाते, हाजिन एक जोरदार मुक्का बदमाश के चेहरे पर दे मारता है। उन लोगों को ऐसे रिस्पॉन्स की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। बदमाश पंच लगने से दूर जा गिरा था और उसको खून आने लगा था। फिर हाजिन आगे बढ़ता है और एक कपड़ा उठाकर सुयून के ऊपर ढक देता है ताकि वो थोड़ी शांत हो जाए और घबराए ना। ये देखकर वो बदमाश काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी हेयर कट वाला बंदा आगे आता है और एक डंडा लेकर सीधा हाजिन के सिर पर जोर से दे मारता है, जिससे उसके सर से खून बहने लगता है। उसका कहना है कि ये कोई फिल्म नहीं है जिसमें वो उन सभी को पीटकर लड़की को यहाँ से बचाकर ले जाएगा। सुनसान छत के ऊपर हाजिन असहाय होकर पड़ा हुआ है। हेयर कट वाला बंदा अब उसको पकड़कर नीचे फेंकने की धमकी देता है। उसका कहना है कि लड़का उससे माफी मांगे और पैरों में पड़कर भीख मांग ले कि वो उसकी जान बख्श दे, तब जाकर वो उस पर रहम कर देंगे, नहीं तो छत के ऊपर से उसको फेंक देंगे। लेकिन मैं इतना डरपोक नहीं हूँ कि उनकी ये धमकी सुनकर डर जाऊंगा। मैं फुल चौड़ में होकर उस बेवकूफ़ को मिडिल फिंगर दिखाता हूँ और उसका मजाक उड़ाता हूँ। ऐसा करने पर वो साला गुस्से में आ गया और उसने मुझको उस बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया। वहाँ से गिरने के बाद मैं अपने होश को खो बैठा था और मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। जब मेरी थोड़ी सी आंखें खुली तो मैंने देखा एक डॉक्टर मुझे देखकर हंस रहा है और वो मुझे कोई इंजेक्शन देने की कोशिश कर रहा है और उसे लगता है कि ये इंजेक्शन लगने के बाद मैं ज़िंदा नहीं बचूंगा क्योंकि मैं उसकी ताकत को नहीं सह पाऊंगा। लेकिन डॉक्टर को ऑर्डर मिला हुआ है उसके सीईओ से कि मेरी जान नहीं जानी चाहिए। कुछ टाइम बाद मुझे होश आ जाता है तो मैं अपने आप को एक अनजान जगह पर पाता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन सी जगह है। तभी मेरे सामने एक गैंगस्टर टाइप आदमी आता है। उसके बगल में उसकी सेक्रेटरी टाइप एक ब्यूटीफुल सी लड़की खड़ी हुई थी और उसके हाथ में कोई कागजात थे। वो आदमी मेरे पास आता है और मुझसे बात करना शुरू करता है। इस आदमी का नाम बी वांग युक है, जिसको आयरन आर्मोर का निकनेम मिला हुआ है और कोरिया की डिस्ट्रिक्ट में जितने भी डेंजरस काम होते हैं वो सब इसी के नीचे आते हैं और ये वही सीईओ है। इसके बारे में वो बदमाश लड़के भी बात कर रहे थे। आदमी का कहना है कि वो उसको अच्छी तरह से जानता है और वो जो कहने वाला है वो शायद लड़का हजम नहीं कर पाएगा। फिर वो आदमी हाजिन को उसके पापा का नाम बताता है और साथ ही साथ उसके मम्मी पापा का पूरा बायोडेटा भी दिखा देता है कि वो उनके बारे में सब कुछ जानता है और ये सब कुछ जानना उसके बाएं हाथ का खेल है, यानी कि उसकी पहुंच बहुत आगे तक है और वो कुछ भी कर सकता है। हाजिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है और ये आदमी उससे चाहता क्या है और उसकी फैमिली के बारे में इतना कुछ कैसे जानता है और उस बिल्डिंग के छत पर बाकी के लड़के खड़े हुए थे, उन सबके साथ क्या हुआ। सवाल तो हाजिन के मन में बहुत सारे थे, लेकिन जवाब एक कभी नहीं था। जिस पर आदमी कहता है कि वो बहुत चालाक है और जल्दी बातों को पकड़ जाता है, लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं है। अगर वो जान भी लेगा तो उसका सामना नहीं कर पाएगा क्योंकि वो बहुत ताकतवर है और उसकी बॉडी बहुत कमजोर है और ना ही उसके पास इतना पैसा है और ऊपर से अनाथ है जो अपनी आंटी के घर में रहता है। इसलिए आदमी के पास एक प्रपोजल है उसकी जिंदगी को बढ़िया बनाने का। आदमी एक सिगरेट निकलता है और उसके कश लगाते हुए हाजिन को बताता है कि वो उसको एक ऐसी दुनिया में भेजना चाहता है जहां पर वो तितलियों के साथ मजे लूट सकता है। लेकिन हाजिन को उसकी एक भी बात समझ नहीं आती और वो वहां से जाने लगता है। लेकिन आदमी उसको जाने से नहीं रोकता क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है कि हाजिन के हालात क्या है और उसको यकीन है कि हाजिन उसके पास लौटकर जरूर आएगा। हाजिन को वहां से जाता हुआ देखकर सेक्रेटरी परेशान हो जाती है और उसका कहना है कि उन्हें हाजिन को ऐसे ही जाने नहीं देना चाहिए क्योंकि उसको इस जगह के बारे में मालूम है और अगर उसने जाकर पुलिस स्टेशन में सब कुछ बता दिया तो उनके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लेकिन आदमी का कहना है कि हाजिन ऐसा कुछ नहीं करेगा और वो उसके पास लौटकर जरूर आएगा। इतना बोलकर आदमी सेक्रेटरी पर भूखे शेर की तरह टूट पड़ता है। अगले दिन स्कूल में दो लड़कियां सुयून के बारे में बात कर रही थीं क्योंकि वो काफी दिन से स्कूल में नहीं दिखाई दी थी। पर तभी उनकी नजर सामने से आते हाजिन पर पड़ती है जो कि काफी अलग लग रहा था।
वो आते ही क्लासरूम को चेक करता है और सुयून को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन सुयून उसको कहीं पर भी नहीं मिली। तभी पीछे से वो चश्मिश लड़की आती है और उसको बताती है कि सुयून काफी दिन से स्कूल नहीं आई है और उसे इस बात का पछतावा है कि उस दिन उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए था, और जो कुछ भी हो रहा है वो इन सब का जिम्मेदार खुद को मानती है। चश्मिश की बात सुनकर मैं वहाँ से चल देता हूँ, पर थोड़ी देर आगे जाते ही मुझे उन बदमाश लड़कों की आवाज़ सुनाई देती है। मैंने जाकर देखा तो वो कमीने किसी दूसरे लड़के को परेशान कर रहे थे, उसको पीट रहे थे, गालियाँ दे रहे थे। और ऐसा इसीलिए हो रहा था क्योंकि मैं काफ़ी दिन से एब्सेंट हो चुका था और उनको मज़े करने के लिए कोई ना कोई चाहिए था। अब मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा है क्योंकि पहले ही दिन मुझे उनकी बातों का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था। अगर मैं ऐसा करता तो आज इस मोड़ पर ना खड़ा होता। मैंने बहुत बर्दाश्त किया और वो बर्दाश्त मुझे बहुत महंगा पड़ गया। मैंने सुयोन को खो दिया और उसके साथ बदसलूकी भी हुई। अब मैं और देर नहीं कर सकता और इन कमीनों के सामने जाऊंगा। वो बदमाश उस बेचारे लड़के को पीट रहे थे और उसको एक सिगरेट खाने की धमकी देते हैं और कहते हैं कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसके साथ ऐसा कांड करेंगे जैसा उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। अबे ओए सालो, तुमको शर्म नहीं आती? एक कमज़ोर लड़के पर दादागिरी चलाते हो और उसके साथ मारपीट भी कर रहे हो। ये लोग मेरी बातों को हल्के में ले रहे हैं। इनको लग रहा है ये मुझे पहली बार की तरह पीट देंगे। और इन दोनों को तो देखो, ये मुझको तो ऐसे इग्नोर कर रहे हैं जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुमको उस टाइम इग्नोर कर दिया था। समझ रहे हो ना कौन से टाइम की बात कर रहा हूँ? उन दोनों को इग्नोर करते हुई देखकर हेयर कट वाला बंदा खुद सामने आता है और हाजिन के साथ लड़ने की तैयारी करता है। वो जैसे ही हाजिन के सामने आता है तो हाजिन जल्दी से उसकी तरफ बढ़ता है और एक पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन हेयर कट वाला बंदा उसको चकमा दे देता है। लेकिन वो ये देखकर हैरान हो गया कि हाजिन का मुक्का उसकी नाक की बगल से निकल गया और एक गहरा कट छोड़ गया, जबकि उसका निशान उसकी गर्दन थी। अगर उसका वार उसकी गर्दन पर पड़ जाता तो उसकी गर्दन एक ही झटके में टूटकर गिर जाती। हाजिन का कहना है कि अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है और वो यहाँ पर उनका सामना करने नहीं आया है या फिर लड़ाई झगड़ा करने भी नहीं आया है, बल्कि वो तो उसको यहाँ पर खत्म करने के लिए आया है। ये सुनते ही हेयर कट वाला बंदा वापस से जोश में आ जाता है और हाजिन को एक तगड़ा पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन हाजिन उसको आसानी से धाक करता है और अपनी एक ही पंच से हेयर कट वाली बंदे को जबरदस्त मुक्का दे मारता है और अब वो वापस उठने लायक नहीं बचता। सीन चेंज होता है अपने उस सिग्मा आदमी की तरफ जो भूखे शेर की तरह अपना शिकार कर चुका था, और इसका दिमाग काफी शैतानी है। ये काफी आगे तक की पहले ही सोच लेता है। इसके अनुसार वो अपनी सेक्रेटरी को एक बंदे के बारे में बताता है कि जब गवर्नमेंट को ऐसे बंदे की तलाश होती है जो उसको वेपन की तरह इस्तेमाल कर सके तो वो काफी हार्ड ट्रेनिंग करवाते हैं, मार्शल आर्ट सिखाते हैं, और उनमें से एक बंदा निकाल के आया था जो इन सब में मास्टरी कर चुका था और उसका नाम क्रेव मागा पड़ गया है। कई देशों ने मिलकर एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया था जिसमें उनको एक टेररिस्ट को पकड़ता था जो कि छुपा हुआ था। हालांकि उसको पकड़ने के लिए बहुत सारे ऑफिसर भेज तो गए थे, लेकिन वो सब मारे गए थे। लेकिन जब वहां पर उसे स्पेशल इंस्पेक्टर को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देकर भेजा गया तो उसने आसानी से सबको डिफीट कर दिया और अरेस्ट कर लिया। टेररिस्ट के अनुसार लड़ते समय उनको ऐसा लगा जैसे सारे हथियार उसे बंदे पर काम ही नहीं कर रहे हैं, और वो और कोई नहीं बल्कि हाजिन का पापा हान चियोल था। तो आपको स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सयोनारा।